नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, तो पांडव नृत्य के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में ये पांडव नृत्य हो रहा है। कल सीएम धामी ऊखीमठ में पूजा पाठ भी करेंगे, तो शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत वो करेंगे। शीतकालीन यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में ये पांडव नृत्य कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कल सीएम धामी ऊखीमठ में पूजा पाठ करते हुए भी नजर आएंगे। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि शीतकालीन यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। पांडव नृत्य कार्यक्रम में शामिल वो होंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य कार्यक्रम हो रहा है और कल सीएम धामी ऊखीमठ में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा उनका, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हरीश, सुन पा रहे हैं आप? तो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो आज रुद्रप्रयाग के दौरा सीएम धामी करने वाले हैं। पांडव नृत्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो रुद्रप्रयाग के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनका रहने वाला है, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए शायद आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा है। 2 दिवस के दौरे पर वो रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं और आज की अगर बात की जाए तो आज लगभग 3 बजे के आसपास यानी 3:45 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो ओमकारेश्वर मंदिर है आयोजित जो पांडव नृत्य कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं और उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास जो ग्राम थारी में स्थानीय निवासियों द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें भी प्रतिभाग करने वाले हैं। और कल की अगर बात की जाए कल 9:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री बाबा केदार की शीतकालीन जो प्रभात स्थल है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद की अगर बात करें तो लगभग 12:15 पर मुख्यमंत्री का सियालदह में एक जो कृषि औद्योगिक पर्यटन विकास मेला है उसमें प्रतिभाग करेंगे। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है उसकी भी शुरुआत सीएम धामी करने वाले हैं, उसको लेकर भी खासा तैयारियां लगातार देखने को मिल रही थी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी? और पुष्कर सिंह धामी कल ऊखीमठ भी पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज की अगर बात करें तो 2 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है और केदारनाथ वैली में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। शीतकाल की अगर बात करें तो शीतकाल को लेकर के जिस तरह से तमाम जो चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ हो, जहाँ पर भी शीतकालीन गतिविधियां हैं वहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी पहुंचते हैं और लगातार पहुंचते हैं। स्थानीय लोग भी वहां पे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का भी आज जो रुद्रप्रयाग प्रवास है 2 दिवसीय दौरा उनका है। कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री एक जो यहाँ पे पर्यटन विकास मेला होना है सियालदह में वहां पर भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ सुबह की अगर बात करें 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।
वहीं उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। मोदी सरकार से इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। यह निर्णय न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। इन 85 केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए 5,872.08 करोड़ की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। इन स्कूलों में 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यह परियोजना 5,388 स्थायी नौकरियों का सृजन करेगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का विशेष महत्व है। 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। निर्णय राज्य के उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा जहां शिक्षा का स्तर और संसाधन अभी भी सीमित है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर केंद्र से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए साहिल, सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में नए जो कीर्तिमान है स्थापित कर रहे हैं। और लगातार अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जो 4 नए केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित हुए हैं, उसको लेकर के भी राज्य सरकार ने यहाँ पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। और जो इसके लिए जो स्वीकृति है वो प्रदान हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। अब देश भर में जिस तरह से 85 जो नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति मिली है, उसके अवैध में अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी 4 नए जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो खोले जाने हैं। इसको लेकर के चाहे वो वहां पर शिक्षकों की तैनाती हो, चाहे छात्रों की जो एडमिशन हो, उसको लेकर के भी खाका राज्य सरकार तैयार कर रही है। अगर हम बात करें तो लगभग जो स्वीकृति यहाँ पर प्रदान हुई है, इसी में लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो स्वीकृति है केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि 4 जो केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड में खोले जाएंगे तो उससे और भी शिक्षा के क्षेत्र में आसानी होगी और साथ ही साथ जो गुणवत्ता है वो और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों को भी सहूलियत कहीं न कहीं मिलेगी। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो हरीश, जिस तरीके से उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत नजर आती है, उसको और ज़्यादा उसका विस्तार करने को लेकर। अब ऐसे में ये जो 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड में खोले जाएंगे, उससे शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जहाँ देवभूमि है, जहाँ वीर भूमि है, और साथ ही साथ अगर हम शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक हब उत्तराखंड शिक्षा का क्षेत्र रहा है। चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, तमाम जगहों पर शिक्षा की कई ऐसे विद्यालय हैं जो खोले जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें यहाँ पर ध्यान दिया जाए। और इसमें अगर आज की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो 4 नए केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड को मिले हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो शिक्षा को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने की दिशा में साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको भी सहूलियत देने के साथ कहीं न कहीं एक बड़ा जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया जा रहा है, ताकि लोगों को और ज्यादा शिक्षा यहाँ पर मिल सके, बच्चों को आसानी हो सके और सरकारी सेवा से, सरकारी तरीके से जो यहाँ पर शिक्षा है वो लोगों को मिल सके। इसका इतना फायदा सिर्फ छात्रों को मिलेगा, बल्कि जो यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको भी यहाँ पर नए जो पद हैं वो सृजित किए जाएंगे, तो उन लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर दूनवासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आड़त बाजार के निर्माण कार्य को तेजी से किया जा रहा है और नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।
करीब 126 करोड़ की लागत से नए आड़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए आड़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहाँ एसटीपी, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण होना है। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है, और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स, और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। और उसके बाद चूंकि वहाँ पे हम लोगों ने, जो हमारे 300 कुछ व्यापारी हैं, जिन लोगों ने स्थान के बदले स्थान या जो भी उनके हमारी आपस में बातचीत हुई है, उसके आधार पे फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाए, तत्पश्चात उनको हम जो हमारे व्यापारी हैं उनको शिफ्ट करेंगे। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। आगामी 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति की अगुवाई में देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से आक्रोश मार्च निकालकर दूनवासी अपना विरोध जताएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है, और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश मैं जो पढ़ता हूँ, सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था, और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे थे, और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था, और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं, तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट करते। उधर कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा रोक के बावजूद हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा सफाई के नाम पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनें उतारने पर गंगा की अविलता और अवैध खनन के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था मातृ सदन द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उनके द्वारा बैरागी कैंप में साफ सफाई के नाम पर खनन किए जाने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इस मुद्दे पर मातृ सदन को स्वराज सेवा दल और भारतीय किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया। घंटा भर चली बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद मातृ सदन के संत और सूरज सेवा दल एवं किसान यूनियन के सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए खनन वाले स्थान पर धरना देने चल दिए। उनका आरोप था कि जिला प्रशासन उत्तराखंड शासन के आदेश के आगे बेबस है और हाईकोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। वहीं बैठक के बाद एडीएम का कहना था कि बैठक में संतों द्वारा भी बताया गया है कि इस संबंध में हाईकोर्ट में 13 दिसंबर की तारीख है, यानी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है और उसके बाद हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं इनसे महाराज जी के नेतृत्व में जो एक मीटिंग हुई है, सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। ये बात अगर जो है ड्रेजिंग की कर रहे हैं और कॉमर्शलाइज की कर रहे हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ये जा रहा है पत्थर, तो इसका मतलब निश्चित तौर से ये पैसा लिया गया। अगर पैसा लिया गया तो कॉमर्शलाइज हो गया,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ड्रेजिंग हो या कोई भी खनन हो वो कॉमर्शलाइज नहीं होगा, और अगर कॉमर्शलाइज हो रहा है तो निश्चित तौर से ये हमारे आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी हो रही है, मां गंगा के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, जिसको स्वराज सेवा दल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। डीएम साहब अगर खुद को सक्षम अधिकारी समझते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे सकते। इन चारों को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है, और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे, जो कि ये चंडीगढ़ के चार माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। इसी के लिए यहाँ पे हरिद्वार को अलग किया गया था उत्तराखंड से, और आज सारे लोग यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। इस बात को जान लीजिए, अगर प्रशासन इस बात को नहीं रुकवाएगा तो हम वहां जाकर के खुद रुकवाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं हटाएंगे और चंडीगढ़ के माफिया को वहां से भगाएंगे। कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, इन सबके विरुद्ध नाम से फाइल करेंगे। डीएम साहब छुप के नहीं बैठ सकते, वो जवाब दे। मातृ सदन है, गुरुदेव वहां बैठे हैं, वहां पे एक एक प्रश्न का हमारे उत्तर दें। हम लोगों ने कोई कच्ची कलियां नहीं खेली है, हम लोग कानूनी बात करते हैं। आई एम एन एडवोकेट माई सेल्फ, हम हाईकोर्ट में खुद लड़ रहे हैं वहां पर। देखिए, सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है, और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। और वर्तमान में उस पॉलिसी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, मातृ सदन के साथ में स्टेट का चल रहा है, और वर्तमान में उस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं दिया है। और अगर कोई स्टे होता तो उसका अनुपालन किया जाएगा, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। तो मैदानी क्षेत्र जहां इन दिनों सूखी ठंड और घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए है, वहीं बात यदि पहाड़ों की रानी मसूरी की करें तो पूर्व में इन दिनों नवंबर महीने में अमूमन कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इन दिनों मसूरी में खिली तेज चटक धूप का आनंद लेने लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी का रुख कर रहे हैं। और पहले देखा जाता था कि सिर्फ वीकेंड पर ही पर्यटकों की भीड़ आती थी, लेकिन अब पूरे सप्ताह ही पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी के मौसम का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में बढ़ावा हो रहा है, बल्कि होटलियर्स के चेहरों पर भी रौनक दिखाई दे रही है। मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि इस समय मसूरी का मौसम बेहद खुशगवार है और वो लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मसूरी होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस समय मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी की ओर आ रहे हैं, और दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवाल के दौरान मसूरी और भव्य तरीके से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार किया जाएगा। नहीं तो ये सब कपड़ा पहनने का मौका आया, बम्बई में तो कोई मौका है नहीं, तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये तो बात तो हम लोग वही डर के मारे थे कि क्या कोहरे के कारण एयर फ्लाइट क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ बहुत बढ़िया है, बड़ा ऐश किया हम लोगों ने, और अभी मौका। मेरा नाम संजय कुलकर्णी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे छुट्टियों पे आए हैं बच्चों के साथ, और बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इस मसूरी का प्लान हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हम लोगों ने प्लान की थी ये विज़िट की, और वी आर सो लकी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है। आज धूप खिली हुई है, कोहरा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है, और लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। देखिए, मौसम की बात करें अगर हम, तो मसूरी वैसे देहरादून से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देहरादून और मसूरी के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मसूरी में यहाँ मतलब देहरादून के मुकाबले काफ़ी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ठंडा है, और काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है यहाँ का। लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो यहाँ का जो अगर मतलब मौसम हो गया, यहाँ का मतलब जो मार्केट हो गया, यहाँ पे मॉल रोड हो गई, काफ़ी चीज़ें यहाँ घूमने की हैं। ऊपर यहाँ से थोड़ी ऊपर दलाई हिल्स है, लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर। दलाई हिल्स में भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी इतना ही ठंडा है लगभग। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोगों ने स्वेटर जैकेट वगैरह पहन ली है, हालांकि अब सभी जगह पहनने लगे हैं, लेकिन यहाँ देहरादून के मुकाबले थोड़ा जी हाँ, NCR में जो AQI 400 से 500 चल रही है, उसके फलस्वरूप खुद थोड़ा सा बड़ा है। वीकेंड्स पे अच्छा ऑक्यूपेंसी आ रही है ऑप्शन के हिसाब से, वीकडेज में थोड़ी सी कम है, परंतु गत वर्षों के कंपेयर किया जाए तो नवंबर का माह जो है थोड़ा सा बेहतर रहा है, और हम जो है कमिंग न्यू ईयर वीकेंड
क्रिसमस वीकेंड पे उम्मीद अच्छी लगा रहे हैं कि काफ़ी पर्यटक आएगा। हालांकि अभी बुकिंग्स की गणना जो है काफ़ी कम है, परंतु आते आते अच्छी बुकिंग्स हमको मिलने की संभावना है। फुटफॉल अच्छा रहेगा, पर्यटक अच्छा शहर में आएगा। जी हाँ, मसूरी आजकल जो है पहाड़ों की रानी मसूरी बिल्कुल ब्राइट एंड सनी है। डे में धूप अच्छी खिली हुई है। आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन मसूरी में सर्दियों में यहाँ पे जो है पर्यटकों का आना बहुत कम होता था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और पोल्यूशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्दियों में भी यहाँ पे पर्यटकों का लगातार आगमन हो रहा है। तो इससे पर्यटक व्यवसायी भी खुश हैं और इसको कम से कम ये है कि 50% ऑक्यूपेंसी है, तो ये एक शुभ संकेत है मसूरी के लिए और अच्छा है। हम तो पर्यटकों से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएँ, यहाँ के सुहाने मौसम का आनंद लें और पोल्यूशन फ्री यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया मसूरी आपके स्वागत के लिए तैयार है और जितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए तो इसमें बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ मैं समस्त पर्यटक जो मसूरी में नव वर्ष मनाना चाहते हैं उनको भी कहूँगा वो मसूरी आएँ। मसूरी नव वर्ष के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से आपको पता है कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का फेस्टिवल मनाया जाता है और वो बड़ी धूमधाम से इस साल भी मनाया जाएगा। पर्यटकों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है और अभी से न्यू ईयर की काफ़ी बुकिंग आने लग गई हैं। उधर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इससे प्रदेश भर में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। तो इसके बाद अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आने से ठंड में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वेदर और क्लाइमेट के प्रति जागरूक करने एवं उनके बीच में जो है इस संबंध में विषय को लेकर उत्साह जागृत करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 8th, 9th या 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके जो तरीका ये है कि इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो 10 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और उसके बाद जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम है जो 14 और 15 दिसंबर को होगा। तो इसमें 8th, 9th और जो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने मुस्तैद हैं, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को हो। तो बता दें कि भगवानपुर विकासखंड के ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आलम यह है कि कोरोना काल में विधायक निधि से खरीदे गए लाखों की कीमत के 2 नए ट्रैक्टर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इन ट्रैक्टर्स पर अब कूड़े के साथ साथ पेड़ पौधे तक उगाए हैं। इस बाबत ब्लॉक के सभी अधिकारी बेखबर हैं, लेकिन वहीं ब्लॉक के बीडीओ आलोक गार्गी ने कहा कि ट्रैक्टरों को जल्द काम में लाया जाएगा और उन्हें गांव-गांव में कूड़ा उठाने में लगाया जाएगा। जो थे ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए एडीओ पंचायत के पटल पर रखे थे। ग्राम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो हम वहाँ भी उसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। लेकिन ये कुछ दिन से थोड़ा से चले नहीं है, अभी इसको शीघ्र से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गांव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज़ में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी फिर, और हमारा इसमें डेली यूज़ में आते हैं। सर इस कौन सी किताबों की बात? अभी इससे पहले कुछ पत्र वो आया था, सूचना के वो आए थे जनसंपर्क विभाग से सरकार की योजना के द्वारा, तो उन्हें हमें पंचायतों को हमें आवंटित करना था। तो एडीओ पंचायत महोदय के पास वो थी और उनके कुछ कमरों में रखी थी, कुछ उनके कमरे के बाहर रखी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और वो सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।